तो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकेरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स आज का टॉपिक है। तो जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स भी जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स पढ़ा था, सेम स्टेप्स है, इंसेशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, बट डिफरेंसेस हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है, तो ये आपको एनसीईआरटी पर कहाँ पर मिलेगा ये टॉपिक, ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में पेज नंबर 110। तो पेज नंबर 110 एनसीईआरटी पर आप एनसीईआरटी खोलिएगा तो एनसीईआरटी पर आपको मिलेगा पेज नंबर 110 पर। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स में क्या चीज़ डिफरेंट है दैन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली पहली चीज़ जो डिफर हो रही है वो है एंजाइम की। तो जो एंजाइम यूज़ हो रहा है किसमें, जो एंजाइम यूज़ हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, तो जैसे कि प्रोकैरियोट्स में खाली एक ही एंजाइम था, दैट वाज आरएनए पॉलीमरेज, जो तीनों टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करा देता था। बट यहाँ पर 3 डिफरेंट एंजाइम्स है। तो पहली बात तो 3 डिफरेंट एंजाइम्स, इसमें इन्वॉल्व कितने एंजाइम्स होते हैं, 3 डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये जो 3 डिफरेंट एंजाइम्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन सा एंजाइम होता है, अब देखो इसमें से होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये 3 एंजाइम्स है जो क्या करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं किनकी, डिफरेंट आरएनएज की। ठीक है, अब देखो यहां पर राइबोसोमल ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हम देखेंगे ये किसकी ट्रांसक्रिप्शन करा देता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसकी ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, ये करा देता है राइबोसोमल आरएनए की, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए के उसमें भी कौन कौन सा सब यूनिट इन्वॉल्व हो जाता है, 28 एस आरएनए, 18 एस आरएनए और 5.8 एस आरएनए। तो इनकी ट्रांसक्रिप्शन कौन करा देता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये तो ट्रांसक्रिप्शन इनकी करता है। अब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसकी ट्रांसक्रिप्शन करा देता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्रिप्शन करा देता है किसकी, एमआरएनए की। लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड पहले क्या बना देता है, ये पहले हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बना देता है, जिसका नाम है एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए इसको हम बोलते हैं। तो हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो होता है ये सिमिलर टू एमआरएनए ही होता है, बट ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा इलॉन्गेटेड रहता है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है किसे, एमआरएनए से। तो उसके बाद हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इनटू द एमआरएनए। इसके बाद बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अनदर एंजाइम, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसकी ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, ये टीआरएनए की कर देता है, और टीआरएनए के साथ साथ ये 5s आरएनए की कर देता है, और इसके अलावा 7SL आरएनए की भी एक ट्रांसक्रिप्शन कर देता है। तो इतनी बात हो गई। अब देखो एक और चीज इनके बारे में, वो क्या है, ये जो साइट ऑफ एक्शन है, अगर हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर ये एक्टिव रहता है, मतलब कहाँ पर ये अपनी एक्शन शो करता है, तो ये ऑलवेज शो करता है अपनी एक्शन न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस साइट ऑफ एक्शन क्या है इसकी, न्यूक्लियोलस में। और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की साइट ऑफ एक्शन होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की कहां पर एक्शन होती है, साइट ऑफ एक्शन कहां पर है इसकी भी न्यूक्लियोप्लाज्म में है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो ये इनकी क्या है, साइट ऑफ एक्शंस है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। और ये क्या क्या कर देते हैं, तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, साइट ऑफ एक्शन
और हमने ट्रांसक्रिप्ट और साइट ऑफ एक्शन ले ली इनकी। अब देखो, अगर हम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करें तो इनका प्रमोटर कहाँ पर होता है, यहाँ पर लिख देता मैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अगर हम इनके प्रमोटर की बात करें कि ये कहाँ पर इनका प्रमोटर प्रेजेंट होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए जो प्रमोटर होता है वो अपस्ट्रीम होता है, स्टार्ट साइट से, जो स्टार्ट साइट होती है वहां से अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम प्रमोटर इज प्रेजेंट इन द अपस्ट्रीम रीजन, ठीक है, अपस्ट्रीम स्टार्ट पॉइंट से टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम, ठीक है। तो ये होता है किसका प्रमोटर इज अपस्ट्रीम, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर कहां पर होता है, अपस्ट्रीम, स्टार्ट पॉइंट से अपस्ट्रीम। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की, इसका प्रमोटर कहां पर होता है, इसका भी प्रमोटर अपस्ट्रीम ही होता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करें तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है इसका प्रमोटर कहां पर होता है, इसका प्रमोटर होता है डाउनस्ट्रीम। तो कभी आ जाता है इस पर क्वेश्चन कि प्रमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज क्या है, वो स्टार्ट पॉइंट से डाउनस्ट्रीम है और वाइल एज आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड का अपस्ट्रीम है। इतनी बात। अब इसके बाद बेसिकली जो आरएनए, ये जो ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकेरियोट्स है, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी 3 प्रोसेस ही आते हैं, पहले इंसेशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो एमनीशिया स्पीशीज़ होती है उससे एक टॉक्सिन निकलता है जिसको हम अल्फा एमाइनेटिन कहते हैं। तो अल्फा एमाइनेटिन के लिए सेंसिटिविटी इन तीनों में से कौन ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है उस टॉक्सिन के लिए, अल्फा एमाइनेटिन ये एक टॉक्सिन है जो इफेक्ट करता है किनको, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स को। तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हाईली इफेक्ट हो जाता है किससे, बाय द अल्फा एमाइनेटिन टॉक्सिन। तो सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव कौन होता है, हाई सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अल्फा एमाइनेटिन। तो अल्फा एमाइनेटिन क्या है, टॉक्सिन है ये। और सबसे ज्यादा हाई सेंसिटिव कौन है, हाई सेंसिटिव है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, थर्ड हाई सेंसिटिव, ठीक है। और इसके बाद है लो सेंसिटिव, कौन है, लो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दिस टॉक्सिन। एंड कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है किस पर, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पर, नो इफेक्ट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन दिस अबाउट दिस टॉक्सिन। उसके बाद अब हम प्रोसेस पर आते हैं। तो जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उस मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है, बहुत सारे, एक तो ये 3 एंजाइम्स यूज हो जाते हैं और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी यूज हो जाते हैं। अब कौन कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज होता है, तो एक तो होते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो इसमें यूज क्या होता है, अनदर यूज इज यूज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स है ये दैन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यूज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो यूज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो रहा है। अब कौन कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूज हो रहा है किसमें, इन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। एक तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं ये 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है। एक तो होता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और दूसरा होता है अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, अपस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और तीसरा होता है डाउनस्ट्रीम या रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन, नॉट डाउनस्ट्रीम, जिनको हम रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। तो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा यूज हो जाते हैं किसके लिए, फॉर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम देखेंगे तो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए है वो क्या है, वो SL1 है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक। ये किसके लिए है, फॉर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के लिए जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन है, SL फर्स्ट। इसी तरीके से अगर हम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देखेंगे तो उसके लिए कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड A, B और C, थर्ड A, B और
सी क्या है, दीज आर द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं किसकी, ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स किसके लिए हैं, पॉलीमरेज थर्ड के लिए, सेकंड के लिए। तो ये थर्ड के लिए है। तो अब सेकंड के लिए कौन कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, सेकंड डी, ठीक है, फिर सेकंड ए, फिर सेकंड बी, सेकंड एफ, सेकंड जी एंड सेकंड एच और सेकंड ई। तो ये है क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फॉर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इतनी बात। अब देखो आरएनए पॉलीमरेसिस के बारे में, जो तीनों आरएनए पॉलीमरेसिस है, चाहे ए बी और सी हो, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो, या आरएनए पॉलीमरेसिस जो होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं दो लार्ज सब यूनिट्स के। तो आरएनए पॉलीमरेसिस आर मेड अप ऑफ, क्योंकि सबसे ऑलवेज इसमें कम्प्लेक्सिटी इन्हीं एंजाइम्स की है, तो पहले इस बाकी तो प्रोसेस तो बड़ी सिमिलर सेम मतलब ईजी है। तो आरएनए पॉलीमरेसिस जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली दो सब यूनिट्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स। अब कौन कौन सा सब यूनिट इनमें होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स में दो सब यूनिट्स होते हैं। एक तो होता है दो लार्ज सब यूनिट्स, ठीक है, टू लार्ज सब यूनिट्स इसमें होते हैं। और जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है उसको वो इक्विवेलेंट होता है बीटा सब यूनिट। जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज था उसमें भी एक बीटा सब यूनिट था, उसी की तरह इसमें भी सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट होता है जिसको हम लार्ज सब यूनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबी, जो आरपीबी है, नॉट आरबी, इसको हम हटा देते हैं। देखो आरपीबी1, तो आरपीबी1 क्या है, ये एक लार्ज सब यूनिट है, तो लार्जर सब यूनिट है ये, ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट आरपीबी1 ये लार्जर सब यूनिट हो गया। और इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके साथ साथ आरबीपी2 जो होता है वो अलॉन्ग विद 10, जो आरपीबी2 है, प्लस इसके साथ कितने, इसके साथ होते हैं 10 स्मॉलर, 10 स्मॉलर सब यूनिट्स, 10 स्मॉलर सब यूनिट्स। तो ये बनाता है सेकंड पार्ट। तो आरएनए पॉलीमरेज के दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। तो लार्जर सब यूनिट होता है आरपीबी1 सब लार्जर सब यूनिट, और स्मॉलर सब यूनिट्स में 10 स्मॉलर सब यूनिट्स प्लस आरपीबी2, ठीक है, ये बनाते हैं। दिस इज ये होता है मतलब स्ट्रक्चरली आरएनए पॉलीमरेज इन दो चीज़ों का बना होता है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम सीटीडी कहते हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। जो आरपीबी सब यूनिट होता है, आरपीबी सब यूनिट जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का, अगर हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में जो आरपीबी यूनिट होता है उसका कौन सा यूनिट, आरपीबी1 यूनिट जो होता है, आरपीबी1 यूनिट में क्या होता है, उसके पास होता है सीटीडी डोमेन। सीटीडी इसको हम कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन कहते हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, सीटीडी डोमेन। तो सीटीडी डोमेन, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन किसके पास होता है, जो ये आरपीबी फर्स्ट जो लार्जर सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें कौन सा डोमेन होता है, सीटीडी डोमेन। और इस सीटीडी डोमेन में क्या होता है, दिस सीटीडी डोमेन कार्बोक्सिल, मैं यहां पर लिख देता हूं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन। तो जो ये कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन होता है इसमें एक हेप्टार्ड सीक्वेंस होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है जिसको हम हेप्टार्ड सीक्वेंस भी कहते हैं। तो सीटीडी डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, इसमें कौन सी सीक्वेंस होती है, हेप्टार्ड सीक्वेंस। अब कौन सी हेप्टार्ड सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस इसमें होती है जिसको, जो फॉर एग्जांपल ये आरएनए पॉलीमरेज में जो ये सीक्वेंस होती है इसमें होता है टायरोसिन, ऐसे ये होता है सीरीन प्रोलीन, फिर उसके बाद क्या होता है थेरोनीन सीरीन प्रोलीन, ये टायरोसिन देखो टायरोसिन सीरीन प्रोलीन, तो ये तीन, उसके बाद टायरोसिन सीरीन प्रोलीन और उसके बाद थेरोनीन, ठीक है,
थेरोनिन। और उसके बाद कौन आता है, सीरीन, प्रोलीन और सेरीन, सीरीन, प्रोलीन और सेरीन। तो ये होती है हेप्टार्ड सीक्वेंस। जो सीटीडी डोमेन होता है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरबीपी सब यूनिट का जो सीटीडी डोमेन होता है उसमें ये हेप्टार्ड सीक्वेंस होती है। दिस इज द पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है। और यही हेप्टार्ड सीक्वेंस क्या हो जाती है, फॉस्फोराइलेट हो जाती है। और ये इन्वॉल्व किस में हो जाती है, देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो सीटीडी जो हेप्टार्ड सीक्वेंस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाती है तो ये इन्वॉल्व किस में हो जाती है, इट इज इन्वॉल्वड इन हेप्टार्ड सीक्वेंस जो है, जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाती है तो इन्वॉल्व किस में ये हो जाती है, इट गेट्स इन्वॉल्वड इन द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन टू ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इलॉन्गेशन ट्रांजिशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन टू इलॉन्गेशन ट्रांसक्रिप्शन कौन करा देता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन टू इलॉन्गेशन, इनिशिएशन टू इलॉन्गेशन, जो इनिशिएशन टू इलॉन्गेशन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन होता है वो कौन करा देता है, फॉस्फोराइलेटेड सीटीडी। तो सीटीडी जब कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन जो होता है जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाता है, तो फॉस्फोराइलेशन जब किसकी हो जाएगी, जब फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी सीटीडी डोमेन की, तो वो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, ट्रांजिशन ऑफ इनिशिएशन टू इलॉन्गेशन। तो इनिशिएशन टू इलॉन्गेशन ट्रांजिशन ये करवा देता है। और दूसरी चीज ये किस में यूज होता है, ये इलॉन्गेशन फैक्टर्स को रिक्रूट करता है। तो आप देखो इलॉन्गेशन फैक्टर्स को ये रिक्रूट करता है, रिक्रूटमेंट ऑफ इलॉन्गेशन फैक्टर्स। तो रिक्रूटमेंट ये किन की करता है, इलॉन्गेशन फैक्टर्स की। तो इलॉन्गेशन फैक्टर्स की रिक्रूटमेंट इससे होती है। और तीसरी चीज जो ये कर देता है, ये करता है रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। जो आरएनए लास्ट में आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम जो होते हैं, जैसे कि गॉनिन ट्रांसफेरेज आता है, या स्प्लाइसिंग फैक्टर्स होते हैं, या लास्ट में पॉलीएडेनिलेशन कैपिंग हो जाती है, तो वो सारे उन आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स की रिक्रूटमेंट कौन करा देता है। तो रिक्रूटमेंट मैं लिखूंगा, रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स, रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। तो आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स की रिक्रूटमेंट कौन करा देता है, जब फॉस्फोराइलेशन होती है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के सीटीडी डोमेन की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, तो तभी जाके ये चीजें पॉसिबल हो जाती है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम जो होते हैं, जैसे कि वन ऑफ द आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम इज गॉनोसिन ट्रांसफरेज, गॉनिन ट्रांसफरेज ये एक एंजाइम है। या एक और होता है जो स्प्लाइसिंग फैक्टर्स होते हैं, जो इंट्रॉन्स को हटाने के काम आते हैं, स्प्लाइसिंग फैक्टर्स, ठीक है, जब इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग हो जाती है। या पॉलीएडेनिलेशन कैपिंग जो होती है, पॉलीएडेनिलेशन जो 3' और OH पर होती है। तो पॉलीएडेनिलेशन के लिए गॉनिन ट्रांसफरेज एंजाइम जो होते हैं, या स्प्लाइसिंग फैक्टर्स, या पॉलीएडेनिलेशन अपैरेटस जो होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट कौन करा देता है, सीटीडी डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। इतनी बात। अब देखो अब ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी कौन इंक्रीज करता है, वो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो मैंने अभी आपको बोले कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं। अगर हम आप देखेंगे जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मैंने आपको बोले थे आरएनए पॉलीमरेज के लिए, जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, वो मैंने आपको बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड होता है, या सेकेंड ए होता है। तो ये सारे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनसाइड द ट्रांसक्रिप्शन, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक सीक्वेंस को, जिसको हम टाटा सीक्वेंस कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किस सीक्वेंस को ये मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, टाटा सीक्वेंस। तो ये जो टाटा सीक्वेंस जो होती है, जैसे कि अभी मैं प्रमोटर्स के बारे में आपको बोलूँगा, तो टाटा सीक्वेंस वहाँ पर होती है। टाटा सीक्वेंस को कौन आइडेंटिफाई करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं टाटा सीक्वेंस को, ठीक है। तो यही इसी से क्या हो जाता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड हो जाते हैं फिर तो इसके साथ। और बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं उनको भी ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उन चीज़ों को भी अलाउ करते हैं टू बाइंड विद द डीएनए,
ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं ये डायरेक्टली क्या करते हैं, ये डायरेक्टली बाइंड हो जाते हैं डीएनए के साथ। अगर उसमें क्या होगा, टाटा कंटेनिंग प्रमोटर्स हो गए, तो टाटा कंटेनिंग प्रमोटर्स में ये क्या हो जाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं विद द डीएनए और बाकी चीज़ों की ट्रांसक्रिप्शन ये करा देते हैं। अगर हम अब ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो प्रमोटर्स, मैंने प्रमोटर्स का जिक्र किया था कि जो प्रमोटर्स होते हैं, तो प्रमोटर्स में सिंपली जो उसका होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट या आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का, उनके अपस्ट्रीम होते हैं, कौन से, उनके प्रमोटर्स अपस्ट्रीम होते हैं। वाइल एज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो प्रमोटर होता है वो डाउनस्ट्रीम होता है और वो विदाउट टाटा बॉक्स होता है। दैट मीन्स उस प्रमोटर में ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के ये जो एंजाइम्स हैं, इनके जो प्रमोटर्स हैं अपस्ट्रीम होते हैं। प्रमोटर्स इनके क्या होते हैं, प्रमोटर्स इनके अपस्ट्रीम होते हैं। और इनके प्रमोटर जो अपस्ट्रीम होते हैं, इन प्रमोटर्स में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है दैट्स कॉल्ड एज टाटा सीक्वेंस, ठीक है, जिसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। टाटा सीक्वेंस जो इनमें होती है, वो टाटा सीक्वेंस किस में नहीं होती है, वो टाटा सीक्वेंस इसमें नहीं होती है। दैट मीन्स जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, इसके जो प्रमोटर में टाटा सीक्वेंस नहीं होती है, तो इनको हम टाटा प्रमोटर्स भी कहते हैं। तो टाटा एक सीक्वेंस है, टाटा सीक्वेंस जहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी एड अप हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके प्रमोटर्स आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के जो प्रमोटर्स होते हैं, दे आर टाटा कंटेनिंग प्रमोटर्स। इनमें होता है टाटा कंटेनिंग प्रमोटर्स, तो टाटा लेस प्रमोटर्स और टाटा कंटेनिंग प्रमोटर्स, ये कोर प्रमोटर्स होते हैं। टाटा कंटेनिंग प्रमोटर्स कोर प्रमोटर्स होते हैं। और ये तो इसका हो गया किस्सा। अब हम चलते हैं किस पर, अब हम चलते हैं प्रोसेस पर। जो प्रोसेस किसकी होती है, देखो प्रोसेस में एक तो प्रोसेस मैंने अभी आरएनए पॉलीमरेसिस के बारे में पढ़ा, ये आपको कहा। अब इसके बाद क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो जाता है, 3 रिएक्शंस है, मतलब 3 स्टेप रिएक्शन है। एक तो इनिशिएशन, और उसके बाद इलोंगेशन, और उसके बाद टर्मिनेशन। ये चीज हो जाती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। और इसके अलावा एक और कंप्लेक्सिटी आती है किसमें, इन द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट जो ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आ रही है, मतलब स्प्लाइसिंग या आरएनए, जिसको हम कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। तो इसके बाद चौथा क्या आ जाता है, आरएनए प्रोसेसिंग। तो देखो इतनी कंप्लेक्सिटी होती है बिटवीन द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व क्या हो जाता है, स्प्लाइसिंग, इसमें स्प्लाइसिंग आ जाती है, स्प्लाइसिंग, एंड इसमें पॉलीएडेनिलेशन आती है, ठीक है, 5 प्राइमर कैपिंग जिसको हम कहते हैं, तो दैट इज स्प्लाइसिंग। और एक तो स्प्लाइसिंग आती है और दूसरा आता है एक तो पॉलीएडेनिलेशन आती है, 3 प्राइमर पॉलीएडेनिलेशन, और तीसरी चीज जो आती है दैट इज 5 प्राइमर कैपिंग आती है इसमें, 5 प्राइमर कैपिंग। तो कैपिंग, पॉलीएडेनिलेशन और स्प्लाइसिंग, ये आरएनए 3 आरएनए प्रोसेसेस है। तो इन आरएनए प्रोसेस को हम आराम से अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका वीडियो लेक्चर, तो इन आरएनए प्रोसेसिंग को अलग से पढ़ेंगे। स्प्लाइसिंग क्या होती है, 3 पॉलीएडेनिलेशन या 5 प्राइमर कैपिंग क्या होती है। तो अभी हम इनिशिएशन पर चलते हैं। तो इनिशिएशन पर क्या हो जाता है, ये जो ये क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेसिस, तो ये प्रमोटर्स पर बाइंड करते हैं। तो जो ही ये प्रमोटर्स पर बाइंड करेंगे उसके बाद क्या हो जाती है, इनिशिएशन हो जाती है। देखो सिंपल सी चीज़ है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में ये मान लो आप क्या है, दिस इज डीएनए, ठीक। अब देखो जो कोर एंजाइम्स होते हैं या कोर एंजाइम्स जो होते हैं, तो या जो होते हैं कोर एंजाइम्स या सिंपली एंजाइम्स हम कहेंगे, तो ये कहां पर बाइंड हो जाते हैं, ये बाइंड हो जाता है एंड द प्रमोटर्स, ठीक है। तो प्रमोटर्स पर ये बाइंड हो जाएंगे।
तो जो ही ये प्रमोटर्स पर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे दीज एंजाइम्स गेट कनेक्टेड टुवर्ड्स द प्रमोटर्स। तो एंजाइम्स कहाँ पर एडअप हो जाते हैं, प्रमोटर्स पर एडअप हो जाएंगे। तो जो ही ये प्रमोटर्स पर एडअप हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाता है, इससे रिक्रूटमेंट हो जाती है। पहली चीज़ जो हो जाती है, पहली चीज़ रिक्रूटमेंट हो जाती है किनकी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। तो रिक्रूटमेंट किनकी हो जाती है, पहले रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिक्रूटमेंट करेगा सीटीडी डोमेन ऑफ द दिस आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हिस्टोन मॉडिफायर्स आएंगे, वो भी एडअप हो जाएंगे। और यहाँ पर तो प्रमोटर्स पर क्या क्या हो जाएगा, प्रमोटर्स पर जो देखो प्रमोटर पहले आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का सीटीडी डोमेन फास्फोरिलेट किया जाएगा। तो जो ही सीटीडी डोमेन फास्फोरिलेट हो जाएगा तो उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो जाएगी, ठीक है, प्रमोटर रीजन्स पर। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, नाउ वहां पर होता है प्रमोटर रीजन पर टाटा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स प्रमोटर, ठीक है, अपस्ट्रीम होता है ये टाटा बॉक्स, ठीक। और ये अपस्ट्रीम होता है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। मान लो ये स्टार्ट पॉइंट है, तो इसको मान लो स्टार्ट पॉइंट, दिस इज +1, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट। तो अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट कौन है, दिस इज प्रमोटर टाटा बॉक्स, ठीक है, प्रमोटर में एक सीक्वेंस है। अब देखो यहाँ पर टाटा बॉक्स पर कौन बाइंड हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए है वो है डी वाला या ए वाला, बी वाला, एच वाला, ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एडअप हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद और क्या एडअप हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो सेकंड है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड तो है ही यहाँ पर, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी एडअप हो जाएंगे। तो ये सारे एडअप हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अब ये इससे सिंपली ओपन हो जाएगा क्या, जो बाइनरी कम्प्लेक्स होता है, जो ओपन हो जाएगा, मतलब ये जो स्ट्रैंड होता है इसमें एक ओपनिंग आ जाएगी, ये थोड़ा सा अनवाइंड अप हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, वहाँ पर जो सीटीडी डोमेन, जो इसका आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का जो सीटीडी डोमेन है, सीटीडी डोमेन के कारण जो बाकी ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जैसे कि ए है, बी है, एच है, ये क्या करेंगे, ये स्टेबलाइज करेंगे किसको, ये स्टेबलाइज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसको, सेकंड को, ये आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। और उसके चलते चलते क्या हो जाएगा, उसके चलते चलते ये अनवाइंडिंग हो जाएगी इस डीएनए स्ट्रैंड की, और एक कम्प्लेक्स सा बाइनरी कम्प्लेक्स सा बन जाएगा। ऐसे हम दिखाते हैं, जैसे कि वहां पर भी दिखाया गया है, ऐसे ऐसे। तो यहां पर ये क्या हो जा रही है, यहां पर ये ओपनिंग हो रही है, ठीक है, ओपनिंग अप हो रही है। तो ये जो ओपनिंग हो रही है, हाँ, आफ्टर एडिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और यहां पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और बाकी सारे ए बी, हाँ, सी, ये जो है ए बी सी, या एच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, या ई है, तो ये सारे एडअप हो रहा है। तो इसकी वजह से इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओपनिंग हो रही है, बाइनरी कम्प्लेक्स जो होता है ये ओपन हो जाता है बाय द सीटीडी फास्फोरिलेशन ऑफ द सीटीडी डोमेन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच भी मदद करता है किसमें, इसमें, दैट मीन्स एटीपेस एक्टिविटी। तो एटीपेस एक्टिविटी कौन करा देता है, एटीपेस एक्टिविटी करा देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच की एटीपेस एक्टिविटी के कारण ओपनिंग ऑफ द बाइनरी कम्प्लेक्स हो रहा है। तो जब ओपनिंग ऑफ द बाइनरी कम्प्लेक्स हो जाएगा तो क्या इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद टर्शरी कम्प्लेक्स बन रहा है। तो टर्शरी कम्प्लेक्स बन जाएगा, इसके बाद क्या बन रहा है, टर्शरी कम्प्लेक्स। तो टर्शरी कम्प्लेक्स बन जाएगा, और टर्शरी कम्प्लेक्स के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एडअप हो रहे हैं कौन, उसके बाद एडअप हो रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड एस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो इलॉन्गेशन फैक्टर्स एडअप हो जाते हैं, इसके बाद इलॉन्गेशन फैक्टर भी एडअप हो जाएंगे, इलॉन्गेशन फैक्टर्स। तो इलॉन्गेशन फैक्टर्स भी एडअप हो जाएंगे और इलॉन्गेशन हो जाएगी। तो जो ही इलॉन्गेशन फैक्टर्स टर्शियरी कम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, इलॉन्गेशन फैक्टर्स एडअप हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, इलॉन्गेशन ऑफ द दिस ट्रांसक्रिप्ट हो रही है। और उसके बाद लास्ट में आएगा ये ट्रांसक्रिप्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो टर्मिनेशन लास्ट में हो रही है, टर्मिनेशन हो जाएगी।
और जो डिफॉस्फोराइलेशन होती है किसकी, अभी तक फास्फोराइलेशन थी तो इलांगेशन हो रही थी, लेकिन अब क्या हो जाए, टर्मिनेशन कैसे आएगी, डिफॉस्फोराइलेशन किसकी हो जाएगी, डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ सीटीडी डोमेन ऑफ डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ सीटीडी। तो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन जो पॉलीमरेज एंजाइम का है तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डिफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और डिफॉस्फोराइलेशन विल लेड टू द टर्मिनेशन। तो ये चीज़ होती है क्या, ये चीज़ होती है दिस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो बस इतनी चीज़ याद रखने, देखो इलांगेशन फैक्टर जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एस है, ये इलांगेशन फैक्टर है, या एक और फैक्टर होता है जैसे कि एच एस पी टी एस, ये क्या होते हैं, तो ये इलांगेशन फैक्टर्स होते हैं। तो इलांगेशन फैक्टर्स के कारण क्या हो रही है, इलांगेशन, और इसके बाद टर्मिनेशन कैसी हो रही है, डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ द सीटीडी डोमेन। तो सीटीडी डोमेन जो है इसकी डिफॉस्फोराइलेशन हो रही है। और एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखोगे, मैंने अभी यहाँ पर कहा है कि जो ये वाला था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच होता है ये लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच इज़ द लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये इलांगेशन जो सीटीडी डोमेन होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, इलांगेशन या रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स तो करता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। और इसकी कौन सी एक्टिविटी होती है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच की होती है 2 एक्टिविटीज़। यहाँ पर मैं इसका जिक्र करने वाला हूँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो है इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टी है, इसमें एक प्रॉपर्टी तो होती है दैट इज काइनेस एक्टिविटी। इसमें एक एंजाइमेटिक काइनेस, इसको हम काइनेस एक्टिविटी को हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही कहते हैं। तो काइनेस एक्टिविटी इसमें होती है, ये फास्फोरिलेट कर देता है सीटीडी ऑफ द जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो लार्जर सब यूनिट है। तो काइनेस एक्टिविटी के बिकॉज ऑफ द काइनेस एक्टिविटी जो आरएनए पॉलीमरेज या पॉलीमरेज एंजाइम्स का जो लार्जर सब यूनिट होता है आरबीपी1, ठीक है, लार्जर सब यूनिट, तो उसका जो सीटीडी डोमेन होता है उसकी फास्फोराइलेशन कौन कर देता है, उसकी फास्फोराइलेशन कर देता है सीटीडी डोमेन फास्फोराइलेशन। तो सीटीडी डोमेन की फास्फोराइलेशन कौन कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। इसीलिए फिर इलांगेशन होती है, इलांगेशन इसीलिए हो जाती है, ठीक है। और एटीपेस एक्टिविटी होगी इसमें, ये तो काइनेस एक्टिविटी होगी, इसमें एटीपेस एक्टिविटी भी होती है, एटीपेस एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी इसमें कौन सी होती है, एटीपेस एक्टिविटी। और एटीपेस एक्टिविटी के कारण क्या करता है, ये मेल्ट करता है डीएनए को इन द टाटा बॉक्स, ये डीएनए को मेल्ट कर देता है, जो दैट अनवाइंडिंग जैसे हो रही है, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ डीएनए कैसे हो रही है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए, तो डीएनए को मेल्ट किया जाता है इन टाटा बॉक्स, ठीक है। टाटा बॉक्स में, टाटा बॉक्स प्रमोटर में होता है, तो वहाँ पर मेल्टिंग ऑफ द डीएनए हो रही है। कौन करा रहा है, एटीपेस एक्टिविटी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। और इसके पास और एक एक्टिविटी है हेलिकेस एक्टिविटी। हेलिकेस एक्टिविटी के हेलिकेस एक्टिविटी से ये क्या करता है, हेलिकेस एक्टिविटी से ये सिंपली ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को जो कपल डीएनए रिपेयर है, तो विद द हेल्प ऑफ द हेलिकेस एक्टिविटी ये डीएनए रिपेयर भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन कपल डीएनए रिपेयर। तो ट्रांसक्रिप्शन कपल डीएनए रिपेयर ही करता है, ट्रांसक्रिप्शन कपल डीएनए रिपेयर। तो ट्रांसक्रिप्शन कपल डीएनए रिपेयर भी ये कर देता है, किससे, विद द हेल्प ऑफ द हेलिकेस एक्टिविटी। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये और सबसे लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ है, ये रिक्रूट करता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को। और ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर जो है ये इन्वॉल्व हो जाता है इन द ट्रांसक्रिप्शन इलांगेशन एज वेल। दो कौन सा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ है, सेकेंड एफ, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ जो होता है ये किस में इन्वॉल्व हो जाता है, ये इलांगेशन, एक तो ये इनिशिएशन एज वेल एज इलांगेशन में यूज़ होता है, इनिशिएशन प्लस इलांगेशन, इनिशिएशन प्लस इलांगेशन में यूज़ हो जाता है, कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। इसी तरीके से एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको हम बी कहते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी क्या करता है, ये मदद करता है रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, ये किसकी मदद करता है, ये मदद करता है ट्रांसक्रिप्शन किसकी कराने की, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को कौन रिक्रूट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए होता है, ये बाइंड करा देता है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए को, ये स्टेबलाइज कर देता है और इसकी एसोसिएशन विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी ये करा देता है। तो स्टेबलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी को किसके साथ मिलाता है,
स्टेबिलिटी गेन अप करवा देता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी को किसके साथ, प्रमोटर के साथ। तो प्रमोटर प्लस ट्रांसक्रिप्शन बी की स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन ए फैक्टर करवा देता है। और उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन डी है, तो ये एक मल्टी सब यूनिट मल्टी कम्प्लेक्स होता है ये, और ये बाइंड हो जाता है विद द प्रमोटर। और प्रमोटर पर कहाँ पर बाइंड हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ये प्रमोटर के कहाँ पर बाइंड हो जाता है, ये प्रमोटर के सिंपली जो टाटा सीक्वेंस होती है वहाँ पर, टाटा सीक्वेंस पर ये बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और यहां पर मैं ट्रांसक्रिप्शन के कुछ क्या बताऊंगा आपको, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स, कुछ ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स होते हैं। तो कौन कौन सा ट्रांसक्रिप्शन का इनहिबिटर है, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स पहला ही है, उसमें आता है रिफामाइसिन, रिफामाइसिन, ठीक है। तो रिफामाइसिन जो होता है ये बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है बीटा सब यूनिट। तो बेसिकली ये सिंपली इनहिबिट करता है इसको, ट्रांसक्रिप्शन को ये इनहिबिट करता है। और दूसरा है कौन सा, एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है। ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड को डिस्टेबलाइज करता है, एक्टिनोमाइसिन डी। तो एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है, ये डिस्टेबलाइज करता है, डिस्टेबलाइज आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ठीक है। डीएनए आरएनए हाइब्रिड को ये क्या करता है, डिस्टेबलाइज। और तीसरा होता है जो एक्राइडाइज होते हैं, एक्रिडीज, ये भी क्या करते हैं, इलॉन्गेशन को स्टॉप करते हैं, एक्रिडीज ये स्टॉप करते हैं इलॉन्गेशन। तो दीज आर द इनहिबिटर्स।